हेलो स्टूडेंट्स। वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी का साइंस की एक सीरीज शुरू की थी। इस सीरीज में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इस लेक्चर का या यूं कह लीजिए सीरीज में पहले चैप्टर का एक लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। ये सेकंड क्लास है। अब तक हम ये देख चुके हैं कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है। पार्टिकल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 3 प्रॉपर्टीज 9th क्लास में हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स की। वो क्या है कि जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा, ये हर टाइम कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और तीसरा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब आगे हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती है। देखिए, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। जब अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें बहुत सारे क्या दिखाई देंगे, मैटर्स दिखाई देंगे, पदार्थ दिखाई देंगे। उनका स्टेट क्या होता है, यानी कि फिजिकल स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट। तो बेसिकली क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये होते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. पार्टिकल्स के, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं, जो प्रकृति होती है उनकी, उसके कारण क्या होते हैं, ये अलग अलग स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी हमें दी है। अब एक काम आप कीजिए कि एक्टिविटीज जो है, इन एक्टिविटीज को आप एज अ होमवर्क आप खुद पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर हम इस एक्टिविटीज में देखते हैं, इन एक्टिविटीज में पहली एक्टिविटी जो थी, इसमें एक पेन, एक बुक, एक नीडल और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक लिया गया। वुडन स्टिक का मतलब एक लकड़ी के जो छड़ी है या डंडी है, उसके एक पीस को लिया गया, एक सुई, एक बुक और एक पेन लिया। ये सभी क्या है? ये सभी सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volumes, that is have negligible compressibility. Okay, देखिए जरा, सपोज दैट मेरे पास एक बुक है। ठीक है, एक बुक बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक बुक है और एक केमिस्ट्री की बुक है, सपोज दैट। ओके, अब अगर बुक की बात अगर हम करें तो इसकी क्या है, इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। एक सबसे पहले क्या है, एक डेफिनेट शेप होगी। तो बुक की एक डेफिनेट शेप होती है। ऐसा नहीं है कि बुक किसी भी शेप में मिल जाएगी। हमने एक रिमोट ले लिया तो उसके शेप का, जैसे ये रिमोट है तो इसके शेप की लगभग क्या मिलेगी आपको, बुक मिलेगी। पर ऐसा नहीं होगा कि फिर ये इसकी शेप ले लेगा, दूसरे रिमोट की शेप ले लेगा, या फिर ये किसी पेन की शेप ले लेगा। उसकी एक डिफरेंट, एक पर्टिकुलर शेप होगी, डेफिनेट शेप, निश्चित, यानी कि उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी, मतलब उसकी बाउंड्री होंगी, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, उस बाउंड्री में ही रहेगा, विद इन दैट बाउंड्री। फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। सॉलिड्स की खासियत क्या है कि उनके वॉल्यूम चेंज नहीं होते, है ना, वॉल्यूम फिक्स रहते हैं। शेप फिक्स रहेगी, साइज फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। एंड दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि अगर आप उसे दबाएंगे तो ना के बराबर कंप्रेसिबल होते हैं, वो दबते ही नहीं है, है ना।
सॉलिड्स क्या होते हैं, दबते ही नहीं है। तो सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। उनका सॉलिड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, अपने शेप को मेंटेन करते हैं, शेप बनाए रखते हैं। कब? जब उन पे कोई बाहर का फोर्स ऑब्जेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, दे आर रिजिड। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशराइज करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो हो सकता है कि वो टूट जाए, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप उसे प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो कुछ और शेप ले ले, क्योंकि वो अपने आप को बदलने नहीं देते, है ना। जो अपने आप को बदलना ना दे, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, रिजिड। तो जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं। What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? तो आप बताइए, क्या रबर बैंड को खींचने पर वो अपनी शेप चेंज करता है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रबर रबर बैंड की क्या खासियत है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। अब ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, मैं लिख देता हूं आपके लिए। इलास्टिसिटी, इसकी खासियत ये होती है कि अगर किसी सॉलिड में इलास्टिसिटी है तो वो कैसा होगा, बेंड हो जाएगा, मतलब मोड़ा जा सकता है, उसको स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, कंप्रेस कर सकते हैं, उसे दबा सकते हैं। तो रबर बैंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की। अधिकतर हम देखेंगे कि अधिकतर मैटर्स के साथ ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब अधिकतर सॉलिड्स इलास्टिक नहीं होते, उनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। लेकिन केवल सॉलिड से ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर इलास्टिसिटी होगी, मतलब वो खींचने पर खिंच जाएंगे। तो कुछ ही सॉलिड्स ऐसे होते हैं। What about sugar and salt? What when kept in different jars, these take the shape of the jar. Okay. उसको तो खींचने पर वो क्या कर रहा है, शेप चेंज कर ले रहा है। लेकिन चीनी को, नमक को जब आप किसी बर्तन में डालते हैं तो उसी बर्तन की शेप क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। लिक्विड्स के बारे में क्या कहा जाता है कि लिक्विड्स और गैसेस जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। यहाँ पर हमें इनकी भी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। लेकिन लिक्विड की खासियत क्या है कि लिक्विड पूरा का पूरा ही शेप चेंज करता है। शुगर का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा शुगर, शुगर का वो एक टाइनी पार्टिकल, जो छोटा सा कण है वो शुगर है ना। वो बहुत सारे होते हैं तो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है कि भाई इतना आ गया, 1 किलो आ गया, 2 किलो आ गया। लेकिन शुगर तो वो चीनी का एक एक दाना है। क्या उसके एक एक क्रिस्टल का शेप चेंज हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो साइज में छोटे हैं तो किसी बर्तन में हो सकता है कि वो एडजस्ट हो जाए, उसकी शेप लेते हुए दिखे। लेकिन उसका हर एक क्रिस्टल आपको शेप चेंज करता हुआ नहीं दिखेगा। लिक्विड में क्रिस्टल जैसी चीज ही नहीं होती, लिक्विड तो पूरा का पूरा एक ही होता है, तो वो पूरा ही शेप चेंज कर रहा होता है। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, है ना। स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्ज को भी जब आप दबाते हैं तो दब जाता है, फिर अपनी पहले वाली शेप ले लेता है। तो पहले टाइम में क्या होता था कि जब बॉटल्स होती थी, कांच की बॉटल्स बनाई जाती थी, और उनको ढकने के लिए जैसे आज हम जैसे उनके कैप लगा देते हैं उस पे, मतलब ढक्कन लगा देते, पहले में नहीं होता था। तो क्या करते थे, कॉर्क का उनमें एक डार्ट लगा देते थे, कॉर्क उसके अंदर ऐसे फंसा देते थे ताकि लिक्विड उसमें से ना निकले। तो हो सकता है कभी आपने किसी पुराने टाइम की किसी मूवी में या किसी वेब सीरीज में, या हो सकता है किसी सीरियल में आपने देखा हो, तो क्या करते थे, उस कॉर्क को निकालते थे। तो वो क्या होता था, उसकी भी जो प्रॉपर्टीज है वो स्पॉन्ज जैसी ही होती थी। ओके, देखिए ऐसे ही मिटा लेते हैं। चलो देखिए आगे। A rubber band changes shape under force and regains the same shape. रबर बैंड क्या करता है, जब से खींचते हैं तो वो अपनी शेप चेंज करता है
दोबारा से रिगेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है अपने पहले वाली शेप को। कब? जब फोर्स रिमूव हो जाता है, जिस फोर्स की वजह से क्या हुआ था, उसने अपनी शेप चेंज की थी। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स। देखो, हर एक इंडिविजुअल क्रिस्टल जो है शुगर और सॉल्ट का क्या होता है, वो तो फिक्स रहता है। इसका मतलब इस बिहाफ में हम क्या कह सकते हैं कि वो सॉलिड ही है, लिक्विड नहीं है। स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स। स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं, वो होल्स होते हैं, जैसे दबाते हैं तो वो जो हवा उनके अंदर भरी हुई है वो निकल जाती है और वो दब जाता है। जैसे उसे छोड़ते हैं दोबारा उनके अंदर हवा आ जाती है और वो पहले वाली शेप ले लेता है। सो ये रीजन है जिसकी वजह से वो हमें कंप्रेस होते हुए दिखते हैं या खिंचते हुए दिखते हैं या फिर शेप चेंज करते हुए दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। आगे देखिए लिक्विड स्टेट। देखिए लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आपको कोई फिक्स्ड शेप नहीं मिलेगी। ठीक है, हमने क्या देखा था जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि सॉलिड्स के बारे में अगर बात करें और लिक्विड्स के हम कंपेयर करें तो शेप जो है, शेप और वॉल्यूम दोनों को लेकर के बात करते हैं। सॉलिड्स का शेप कैसा होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। यानी कि एक ग्लास पानी अगर आपने लिया तो वो जितना हवा में जगह घेर रहा होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड इन एयर, हवा में घेरी गई जगह। तो लिक्विड जो है, जितना एक ग्लास पानी हवा में जितनी जगह घेर रहा होगा, अगर आप उसे किसी और बर्तन में डाल देंगे तब भी हवा में वो उतनी ही जगह घेरेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यही बात अगर आप गैसेस के लिए करें, अगर आप यही बात गैसेस के लिए करें तो आप महसूस करेंगे कि ना तो इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता। जितने बड़े बर्तन में डालेंगे या एक छोटे से शीशी में आने वाला परफ्यूम क्या होता है, पूरे कमरे में फैल सकता है अगर आप उसे खोल दें। तो क्या किया उसने, अपना साइज बढ़ा लिया, यानी कि वॉल्यूम उसने ज्यादा कवर कर लिया। और शेप तो जिस भी बर्तन या जिस भी कंटेनर में होगी, तो लिक्विड भी शेप चेंज कर देता है और आपका गैस भी शेप चेंज कर देता है। लेकिन क्योंकि सॉलिड्स के हमने देखा था कि फोर्स लगाने पर वो क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज नहीं होने देते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रिजिड कहा जाता है। लेकिन लिक्विड्स जो है वो रिजिड नहीं होते। ठीक है, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते। देखिए उन्हें कहते हैं फ्लूइड। देखिए लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड कह लो या फ्लूइड कह लो। देखिए जो फ्लूइड है वो आपके लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होती है। लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही क्या होते हैं, आपके फ्लूइड होते हैं। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। हमने देखा था कि एक लिक्विड में एक दूसरा सॉलिड या दूसरा लिक्विड क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है, अपने आप से उसमें घुल जाते हैं। हमने देखा था कि जो इंक है वो भी घुल जाती थी। हमने देखा था हनी भी अपने आप से। तो किन्हीं दो सब्सटेंस के या मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आपस में खुद से ही बट जाना या आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, उसमें विसरित हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किस किस में है, सॉलिड्स में और लिक्विड्स में। द गैसेस फ्रॉम द
एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। और साथ ही साथ जो हवा की गैस है, हवा में जो गैस है, एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो गैस है, वो भी क्या होती है, पानी में घुल जाती है। पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी में तो सांस लेकर मछलियां जिंदा होती हैं, क्योंकि वो भी क्या होती है, उसमें डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहां पर दूसरे पार्टिकल्स आ जाए। और ये गैसेस कौन सी है, आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये किस लिए होती है, एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए और एक्वेटिक प्लांट्स, जो भी एक्वेटिक का मतलब जो पानी के हैं, जलीय हैं, तो जलीय जीवों और जलीय पौधों के या पादपों के जीवन के लिए एसेंशियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। जो जीव है उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जो प्लांट्स है उन्हें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पानी में घुली रहती है, डिफ्यूज हुई रहती है, वहीं से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सरवाइव करते हैं, यानी कि वो बचे रहते हैं, जिंदा रहते हैं पानी के नीचे भी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देने की है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, वो लिक्विड्स की कैसी होती है, हाई होती है। जब आप सॉलिड पानी में डालेंगे तो वो तेजी से घुलेगा, अपने आप डिफ्यूज होगा, लिक्विड्स क्या होंगे, जल्दी से डिफ्यूज हो रहे होंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या यूं कह लो कि विसरण की जो दर होती है रेट का मतलब दर, स्पीड, वो कैसे होती है, सॉलिड्स से ज्यादा हाई होती है लिक्विड्स की। और ये इस वजह से होता है क्योंकि उनकी जो स्टेट है वो कैसी है, लिक्विड है, और पार्टिकल्स कैसे होते हैं उनके, ज्यादा आसानी से इन बिटवीन द मैटर वो घूम रहे होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए इनका उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा सा गैसेस स्टेट को भी डिस्कस कर लेते। इतना तो देखिए मैंने बता ही दिया आपको कि ना तो इसका शेप फिक्स होता और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता। कितने बड़े बर्तन में और कितने बड़े बर्तन में ये स्पेस को कवर कर लेती है, पूरे में आ जाती है, और साथ ही साथ उसकी शेप भी ले लेती है। तो ना तो इसको शेप से इसकी शेप कोई फिक्स होती है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। देखिए ये कुछ बातें यहाँ पर दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जब हम घर में घुसेंगे तो अगर किचन में खाना बन रहा हो तो बाहर तक ही हमें क्या आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। क्यों, गैसेस क्या करती हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। अगर गर्म है तो और भी तेजी से फैलेंगी, है ना। हीट देने पर पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं, हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से क्या होती है, गैसेस फैलती हैं। अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए वो ये है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट भी चेंज कर सकता है, यानी सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस। देखिए जरा जैसे वाटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट में हम उसे कहते हैं आइस, लिक्विड स्टेट में तो वाटर है ही, और गैसियस स्टेट में हम उसे कहते हैं वेपर, यानी कि भाप। तो आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि जो आइस है उसको जब हीट दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। अब आइस है क्या, सॉलिड है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है हीट देने पर। और हीट अगर इसे देंगे हम तो क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी, ठीक है, वेपर बन जाएगी, जो कौन सा फॉर्म है, गैसेस। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट क्या करते हैं, आपस में अपना स्टेट को चेंज करते हैं। और ऐसा कैसे होता है,
अलग अलग कंडीशन में जो स्टेट चेंज होती है कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, इन सब प्रोसेसेस के क्या नाम होते हैं, आइए इन सब को अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए, जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो उसी के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये हम देखते हैं कि शेप चेंज करते हैं। ठीक, देखिए, और ऐसा क्यों होता है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से होता ये है कि पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगते हैं ना, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट स्पीड। ठीक, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी हो क्या रहा है कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स उन्हें बांधे रख रहा है, लेकिन इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हीट देने के कारण बढ़ गई है, वो क्या करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा जैसी होगा तो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा। सपोज दैट कि एक रस्सी है और उसे दोनों साइड से खींचा जा रहा है। एक तरफ से खींचने वालों को समझ लीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ से जो खींच रहे हैं वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब जब काइनेटिक एनर्जी ने खींचना शुरू किया, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगा तो क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा लिक्विड के जितना। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये काइनेटिक एनर्जी उससे कम रही तो ये खींचता रहेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये खींच नहीं पाएगा, फोर्स तो लगा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स नहीं लगा रहे होते अलग होने के लिए, लेकिन क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है तो इस वजह से होता यह है कि वो फोर्स जो लगाते हैं वो बेअसर हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और सॉलिड अपने स्टेट में रह जाता है। ठीक है, और अगर इस लिक्विड को और टेम्परेचर हम उसका बढ़ाते रहें, टेम्परेचर चेंज करते रहें, मतलब बढ़ाते रहें, तो फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी जितनी गैस के पार्टिकल्स की होती है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स की तरह बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक, इस टेम्परेचर को वापस से अगर हम कम कर देंगे तो सीधी सी बात है कि गैस वापस से लिक्विड और लिक्विड वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, आइए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, तापमान का वह बिंदु है जिसपे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो होती है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मेल्ट होने का मतलब यह है कि वो अपने सॉलिड स्टेट से यानी आइस से लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर में चेंज होने लगती है। इसके बाद अगर जब वो वाटर पूरा बन जाता है, इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें तो ये वो स्टेट है जब ये वाटर स्टेट से क्या होगा, गैस स्टेट में यानी कि वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट है सिर्फ वाटर का, ऐसा नहीं कि हर एक चीज का है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर कोई लिक्विड गैसोस फॉर्म में चेंज होने लगता है, और मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, सॉलिड को हीट दी, लिक्विड बना, कूल किया, सॉलिड बन गया। लिक्विड को हीट दी, गैस बना, कूल किया, तो फिर लिक्विड बन जाएगा। तो जैसे ही वो
रीजन हटेगा जिसकी वजह से उसने स्टेट चेंज किया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम की वजह से, तो वो अपने पहले स्टेट में आ जाएगा। देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में अगर चेंज किया जाए, मान लीजिए कि अगर आप किसी लिक्विड को इतना दबाएं, इतना प्रेशराइज करें कि उसके पार्टिकल्स इतने नजदीक आ जाएं जितना एक गैस के होते हैं, सॉरी एक सॉलिड के होते हैं, तो वो सॉलिड का शेप ले लेगा। तो टेम्परेचर आप कम करेंगे तो क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये सॉलिड है, देखिए जरा, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस, ठीक है। इधर ये प्रेशर है और ये है टेम्परेचर। प्रेशर जब आप सॉलिड पे कम करेंगे, ठीक है, जब आप इसे कम करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये क्या बनेगा, लिक्विड, और ज्यादा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैस। यानी टेम्परेचर और गैस, एक को बढ़ाने पर जो काम होता है दूसरे को कम करने पर वही काम होता है। ऐसे ही अगर आप प्रेशर गैस पे कम कर देंगे, सॉरी ज्यादा कर देंगे, तो लिक्विड बन जाएगा, और ज्यादा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर आपने ज्यादा कर दिया तो फिर वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा। प्रेशर ज्यादा करने पर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। टेम्परेचर अगर आपने कम किया तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। तो यानी कि दोनों ही बातें, दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं किसको, शेप के चेंज होने में, स्टेट के चेंज होने में। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होने में, या गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में चेंज होने में। अब देखिए जरा, इन सब प्रोसेसेस के क्या नाम होते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, देखो सॉलिड को जब आप लिक्विड में चेंज करेंगे तो ये उसका मेल्टिंग है, या कह लीजिए फ्यूजन है। लिक्विड को जब आप गैस में चेंज करेंगे तो इसे क्या कहते हैं आप, वेपराइजेशन, ठीक है। फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं संलयन, फ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, संलयन। वेपराइजेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है जमना। मतलब अगर लिक्विड को अगर आप सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, जमना। लेकिन अगर गैस को वापस लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। ओके। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ा होगा कि सॉलिड से पहले लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस में चेंज होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपका कपूर होता है, ठीक है, या फिर आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अगर आप इसे गर्म करेंगे तो सीधा क्या होएगा, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और अगर पदार्थ गैस से सीधा सॉलिड में चेंज होता है तो उसे कहते हैं हम डिपोजिशन। हिंदी में इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को निक्षेप। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, निक्षेप। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने पे होते हैं। या यूं कह लो सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनने के प्रोसेस के ये सारे के सारे नाम होते हैं। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इनके नाम कहीं पे नोट कर लो, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि हमने तो देखा था कि वेपरेशन होता है ना। अभी पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, देखिए सर, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपरेशन या वेपराइजेशन। इवेपोरेशन उससे अलग कैसे है? कई बार लोगों को लगता है कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन सेम प्रोसेस है, लेकिन ऐसा दरअसल है नहीं। देखिए हम देखते हैं कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, है ना, कपड़े हमने तार पर डाल दिए या कहीं भी डाल दिए और वो अपने आप सूख जाते हैं। घर में सफाई की, पोछा लगाया, है ना, गीले कपड़े से साफ किया, वो पानी कहाँ चला जाता है? अगर हमसे फर्श पे, छत पे या ज़मीन पे कुछ पानी गिर जाए तो वो कुछ देर में क्या होता है, गायब हो जाता है। इवन अगर हम कुछ पानी बर्तन में रख दें खुले में तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो भी गायब हो जाए। वो दरअसल क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक। वेपराइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर खुद दे रहे होते हैं और उसे फिर वेपर में चेंज कर रहे होते हैं, भाप में बदल रहे होते हैं, गैस में बदल रहे होते हैं। इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होगा, अपने आप होगा ऑटोमेटिकली। और वो किसके लिए यूज करते हैं हम वर्ड, सिर्फ वाटर के लिए। वेपराइजेशन तो किसी का भी हो सकता है, किसी भी मैटर के लिए हम उस वर्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन आप किसके लिए यूज कर रहे होंगे, लिक्विड्स के लिए, यूं कह लो सिर्फ वाटर के लिए। ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिकली सन से जो एनर्जी मिल रही होती है, वो एनर्जी क्या करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है। सीधी सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर सन से तो बहुत ज़्यादा मिल नहीं सकता। हम अगर लैब में या घर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं पानी का तो वो तेज़ी से वेपराइज हो जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस इसलिए धीमा होता है, एकदम से हम सारे पानी को वेपरेट नहीं कर पाते। आगे देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपरेशन को, इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए सर, पहला, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सॉरी, आपने देखा होगा कि जब कपड़े सुखाते हैं तो मान लीजिए कपड़ा कोई उठाया और ऐसे ही उसको निचोड़े हुआ रखा हो, ऐसे कैसे, क्या उसको धूप में डाल देते हैं? तो आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, उसको क्या करते हैं, फैला के डालते हैं। तो फैला के डालने पे क्या होता है कि वो जल्दी सूख जाता है। आप उसे निचोड़ के ऐसे उसका ऐसे बंडल सा बना के भी रख देंगे तो सूख जाएगा। भाई वो अगर 1 घंटे में सूख रहा है तो वो 6 घंटे में सूख जाएगा, चाहे वो 2 दिन में सूखे। लेकिन फैलाने से क्या होगा, इवेपोरेशन तेज हो जाएगा। तो यानी कि उसको प्रभावित कौन कर रहा है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सर्दियों में आप देखते हैं टेम्परेचर कम होता है तो कपड़े सूखने के लिए कई घंटे लग जाते हैं अगर आप धूप में भी डालें। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बरसात के दिनों में देखिए, बरसात के दिनों में भी टेम्परेचर कम नहीं होता, पर ये एग्जांपल हम आगे देखेंगे, ह्यूमिडिटी। तो फिलहाल इसी को डिस्कस कर लेते हैं, टेम्परेचर को। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। जो कपड़े पहले 7-8 घंटे में नहीं सूख रहे थे, वो कपड़े अब आधे आधे घंटे में सूख जाते हैं। रुमाल जैसी चीज है तो लोग धो के सीधा जेब में डाल लेते हैं, वो वैसे ही सूख जाता है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सॉरी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, आर्द्रता। पानी में जो है, हवा में बहुत ज्यादा होता है, मतलब वाटर वेपर जो है, भाप जो है, वो भी हवा में यानी कि वायु में बहुत है। इसकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी, या यूं कह लीजिए जो जो मात्रा है, इसकी क्वांटिटी जो है हवा में, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाएगी, नमी ज्यादा हो जाएगी, तो भी कपड़े क्या होंगे, देरी से सूखेंगे। तो बरसात में इसीलिए क्या होता है कि भले ही वहां उस टाइम ठंड नहीं होती, गर्मी बहुत हो रही होती है, लेकिन कपड़े इसलिए नहीं सूख रहे होते क्योंकि उन दिनों ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। बारिश की वजह से क्या होता है, हवा में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वेपर की मात्रा।
तो अगर ह्यूमिडिटी में डिक्रीज हो जाए, कमी हो जाए, तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा तेज चलने लगी तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। आपने देखा होगा घर में जब पोछा लगाते हैं तो अंदर तो धूप आती नहीं है, तो क्या करते हैं, पंखा चला देंगे, है ना, उससे क्या होता है, इवेपोरेशन तेज हो जाता है। तो विंड की स्पीड भी क्या होती है, हवा की स्पीड भी क्या होती है, वो इवेपोरेशन को बढ़ा देती है। अब स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।